नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये अमेरिकी वर्चस्व से है ये वीडियो, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के कौन कौन से स्वरूप हैं, कौन कौन से अर्थ हैं। जो पहली वीडियो थी इस चैप्टर की, वो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्चस्व को पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, कई सारे अलग अलग उसकी दिशाएं हैं। एक होता है सैन्य वर्चस्व, एक होता है ढांचागत वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व। तो वर्चस्व के भी कई कई अलग अलग रूप हैं। जब किसी एक देश का वर्चस्व हावी हो जाता है तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि वह देश काफ़ी ताकतवर है और अपनी बातें मनवा सकता है पूरी दुनिया में। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी गली में आपकी चलती है, लोग आपसे डरते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, सब कुछ आपके अनुसार होता है, आपके इजाज़त के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो इसका मतलब ये होगा कि उस इलाके में आप दबंग हैं, है ना, आपका दबदबा है उस गली में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वहाँ पर वर्चस्व कायम हो गया है। तो ये जो वर्चस्व होता है या आपका जो वर्चस्व आपकी गली में है, वो किसी एक कारण से तो होगा नहीं। हो सकता है आप उस गली में सबसे ज़्यादा अमीर हों, हो सकता है उस गली में आपके पास कोई सरकारी नौकरी हो सकता है आप डीएम कलेक्टर हो सकता है आप राजनीतिक रूप से सक्षम हो, वहाँ पर हो सकता है आप चुने हुए वहाँ के कोई नेता हों। तो इस बहुत अलग अलग कारणों की वजह से आपका वर्चस्व स्थापित हो। उसी तरह से देश का, किसी देश का, जैसे अमेरिका का जो वर्चस्व स्थापित हुआ, तो उसमें सैन्य वर्चस्व, उसमें उसकी ढांचा, उसकी आर्थिक शक्ति, इन सब चीज़ों का योगदान है। तो सैन्य वर्चस्व कैसे है अमेरिका का, तो इसे आप अमेरिकी वर्चस्व के रूप कह सकते हैं, या अमेरिकी वर्चस्व के अलग अलग प्रकार, या अमेरिकी वर्चस्व के कई सारे संदर्भ हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो कई अलग अलग अर्थ हैं। सैन्य अर्थों में क्या है अमेरिका के वर्चस्व का? सैन्य अर्थों में तो सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, यानी कि दूसरे नंबर पे चीन आ सकती है, चीन आ सकता है, भारत तीसरे नंबर पे आ सकता है, और दूसरे नंबर पे हालांकि रशिया था, फिर उसके तीसरे नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पे भारत। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो सेना है वो किसके पास है? अमेरिका के पास है, इसीलिए उसका वर्चस्व बना हुआ है। सबसे अधिक परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं। कुल मिला के 8,000 से भी अधिक परमाणु हथियार है, और जो उसने नागासाकी वगैरह पे हमला किया है उससे तो कई गुना ज़्यादा वजनदार, कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हथियार हैं उसके पास। और लगभग उनकी मात्रा 8,000 से 11,000 तक बताई जाती है, 8,000 से 11,000 तक। अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि अपनी रक्षा पे, अपनी सेना पे, अपने हथियारों पे सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है कि उसके नीचे के 12 देश मिलकर भी इतना खर्च नहीं कर पाते। यानी कि उसके नीचे के अगर आप 12 देशों का खर्च जोड़ने लग जाएं, जैसे कि आपके किताब में ये वाला एक दिया होगा, तो आप इसे देखें। ये दो मिसाइल हैं, एक तरफ ये अमेरिका की मिसाइल है, और एक तरफ ये अन्य 12 देश, जिसमें स्पेन आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस, फ्रांस, भारत। तो ये अकेला अमेरिका इतना खर्च करता है। 455 अरब डॉलर अकेला अमेरिका करता है अपनी सेना के ऊपर खर्च। तो ये देखिए, ये अकेला अमेरिका का है। और 449, यानी कि उससे भी कम, 455 से भी कम, 449 अमेरिकी डॉलर ये 12 देश मिलकर करते हैं। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा खर्चा अमेरिका अकेले करता है, इसीलिए जो है उसका वर्चस्व सैन्य रूप से इतना भारी भरकम नजर आता है। तो अमेरिका का रक्षा बजट सबसे अधिक है, उसके नीचे के 12 देश भी मिलकर इतना खर्च नहीं कर पाते। और तो और अमेरिका पेंटागन मतलब यहाँ पे क्या है, याद करिए, जो 2001 में अमेरिकी हमला हुआ था उसमें एक एयरप्लेन जो हाईजैक हुआ था वो पेंटागन की तरफ भी गया था। मैंने बताया था आपको कि पेंटागन क्या है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तो पेंटागन यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास पर करता है। सैन्य अनुसंधान मतलब का ये क्या है कि रिसर्च पे खर्च करता है, सेना के रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करता है सेना। अच्छा, आप जैसे इंटरनेट है, अब इंटरनेट आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की जो सैन्य रिसर्च थी, जो मिलिट्री रिसर्च थी, उसी का नतीजा है। 1950 से ही ये रिसर्च चल रही थी और 1990 में जाके उनको वो कामयाबी मिली और उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, ईजाद किया। तो अमेरिका अपनी बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य अनुसंधान पे खर्च करता है, नई नई तरह के हथियारों को जो है डेवलप करता है, अलग अलग प्रकार की नई टेक्नोलॉजी तैयार करता है, ऐसे सैटेलाइट बनाता है, ऐसे मिसाइल बनाता है जो उसको
तुरंत रिजल्ट दें, या बिना मानव रहित ड्रोन का आविष्कार वो कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है जिसका इस्तेमाल वो अपने सेना में कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ता है, रिसर्च के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और अमेरिका अपने रक्षा बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों पे खर्च करता है। इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका हथियार तो बनाता ही है, सबसे ज़्यादा हथियार उसके पास है, यानी कि मात्रा के हिसाब से भी तो है ही, लेकिन गुण के हिसाब से, यानी कि क्वालिटी भी है उसके पास और क्वांटिटी भी है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की वृद्धि अमेरिका के पास है, यानी कि क्वांटिटी के लिहाज से भी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और क्वालिटी अगर आप देखेंगे उसके हथियार की तो भी वो दुनिया के सबसे अच्छे किस्म के हथियार हैं उसके पास है। यानी कि जिस तरह के एयरप्लेन, जिस तरह के फाइटर जेट हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका उस टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन आज से 25 साल 35 साल पहले इस्तेमाल करता था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आगे है। ये सैन्य अर्थों में अमेरिका का वर्चस्व है, इसलिए अमेरिका सैन्य रूप से इतना ताकतवर है और अमेरिका के वर्चस्व को इतनी शक्ति मिलती है। दूसरा है ढांचागत। ढांचागत को आप समझ सकते हैं आर्थिक से, यानी कि आर्थिक, और इसे आप राजनीतिक रूप से भी कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह, ढांचागत का मतलब ये हुआ कि जब दुनिया के जो मॉडल्स हैं, दुनिया की जो व्यवस्था है वो आपके अनुसार ढल जाए, दुनिया की जो व्यवस्था है वो आपके अनुसार ढल जाए। तो दुनिया में आज जितने भी सिस्टम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वो सब अमेरिका की ही देन है। अब एक चीज होती है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु का मतलब यह है कि ऐसी वस्तु जो एक आदमी इस्तेमाल करे तो दूसरे के लिए कम ना पड़े। जैसे आपके गांव में कोई कुएं का पानी है, कुआं है, तो उसका पानी सार्वजनिक वस्तु है, एक आदमी इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे के लिए कम नहीं पड़ेगा। या तालाब का पानी है, तो जैसे हवा हो गई, तो ये सार्वजनिक वस्तु है। ऐसे समुद्र सार्वजनिक वस्तु है। तो आज के जमाने में जो वैश्विक समाज सार्वजनिक वस्तु है, यानी कि जो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, ऐसी दो चीज़ों के उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि SOLC, यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जो यानी कि जो समुद्री जो आपका व्यापार होता है, विश्व व्यापार होता है, एक दूसरे से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होता है वो ज़्यादातर समुद्र के द्वारा किया जाता है। तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं समुद्री व्यापार मार्ग। तो समुद्र सार्वजनिक वस्तु का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, विश्व सार्वजनिक वस्तु का, क्योंकि वो एक आदमी इस्तेमाल करता है तो दूसरे के लिए कम नहीं पड़ेगा। और दूसरा है इंटरनेट। आपको पता है पूरी दुनिया में इंटरनेट सब लोग इस्तेमाल करते हैं, एक आदमी इस्तेमाल करता है दूसरे के लिए वो कम नहीं पड़ती। तो सार्वजनिक वस्तु की डेफिनेशन यही है कि एक आदमी इस्तेमाल करे तो दूसरे के लिए कम ना पड़े। अब ये दोनों चीज आप देखिए कि प्रोवाइड कौन करा रहा है आपको, अमेरिका करा रहा है। अब आप कहेगा समुद्र कैसे प्रोवाइड करा रहा है अमेरिका, वो तो प्रकृति की देन है। तो वो ऐसे प्रोवाइड करा रहा है कि जब आप आज से पहले जब आप व्यापार करते थे तो आपको समुद्री डाकू घेर लेते थे, लूट लेते थे। लेकिन अमेरिका दुनिया के सभी समुद्रों में, सभी महासागरों में अपनी नौसेनाएं बैठा के रखता है, उनकी तैनाती करता है, युद्धपोत को उतारता है, और ये इंश्योर करता है कि आपका व्यापार, आपकी शिप को कोई लूटेगा नहीं। तो वो इस तरह से वो पूरे नियम कानून बना रहा है व्यापार करने के। क्यों? क्योंकि वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है और आपको वो माननी पड़ेगी। और दूसरा है इंटरनेट। जैसा मैंने आपको बताया 1950 से ही ये रिसर्च चल रही थी इंटरनेट के ऊपर अमेरिकी विभाग में, रक्षा विभाग में, और 1990 के बाद ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हुई। तो आप देखिए कि जब इतनी बड़ी दो चीजें वो प्रोवाइड करा रहा है तो वो ताकतवर कितना होगा। दूसरी बात है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% तक हिस्सेदारी है। यानी कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है तो उसमें से 28 रुपए की अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक ये भी होता है परचेसिंग पावर प्रायोरिटी भी होता है, यानी कि खरीदने की क्षमता किसकी है। तो उस लिहाज से अब देखें तो जो बुक में डेटा दिया है उसमें आपको अमेरिका ही नजर आएगा सबसे आगे। लेकिन अब आज की स्थिति में 2020 की स्थिति में चीन जो है परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका ही टॉप पर है और दूसरे नंबर पर चीन है। खैर, एक सिस्टम है ब्रेटन वुड प्रणाली। ये ब्रेटन वुड प्रणाली बहुत चर्चा में, जब आप इससे आगे जब 12th के बाद आप जब पढ़ेंगे तो आप में जब इंटरनेशनल रिलेशन आएगा, जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो ब्रेटन वुड प्रणाली या ब्रेटन वुड सिस्टम बहुत गर्म उसमें मुद्दा है। ब्रेटन वुड प्रणाली असल में क्या है कि अमेरिका की जगह एक ब्रेटन वुड जगह है, वहाँ पे एक विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि हम अब आगे दुनिया को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए 3 इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO बनाने की बात हुई। हालांकि WTO 1995 में बना, लेकिन ये सब तभी बन चुके थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो आप देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक ये सब अमेरिका की ही देन है। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब अमेरिका की ही देन है और ये दुनिया को यही चला रहे हैं, दुनिया की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को यही
चला रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड को ये चला रहा है, पूरी दुनिया को लोन देता है हमें IMF और वर्ल्ड बैंक, और लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, उदारीकरण हो, निजीकरण हो, वैश्वीकरण हो, इन सबको कौन पूरी दुनिया में फैला रहा है? IMF। तो ये सब अमेरिका की ही देन है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व से क्या क्या निकल कर आया है। इसके अलावा MBA की शुरुआत, MBA की जो डिग्री है उसकी शुरुआत भी अमेरिका ने की थी, और पहला बिजनेस स्कूल जो है वॉन्टन स्कूल जो था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था, उसके बाद से MBA की डिग्री की शुरुआत हुई। और आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में MBA की डिग्री की कितनी डिमांड है और चलन कितना ज़्यादा है। तो ये सब पूरा आप देखिए कि अमेरिका के हिसाब से पूरी दुनिया बदली है इन सब चीज़ों की वजह से। ये ढांचागत उसके वर्चस्व के कारण है। तो ये सब आप लिखेंगे और 6 नंबर में क्वेश्चन आए या 4 नंबर में आए तो आपको इन सब चीज़ों को अपने आंसर में ऐड करना है। 6 नंबर में आएगा तो आपको तीनों के ऊपर लिखना पड़ता है, सैन्य के ऊपर भी, ढांचागत के ऊपर भी और सांस्कृतिक के ऊपर भी। अगर 4 नंबर में आता है तो आप 2 पे लिखिए, हो सकता है 4 नंबर में सिंगल 1 आ जाए, यानी कि सिर्फ सैन्य वर्चस्व के ऊपर लिखना आ जाए, तो आप फिर ये इन सब चीज़ों को थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखेंगे। बाकी आंसर आपका यही रहेगा, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा। ठीक, तो तीसरा है आपका सांस्कृतिक वर्चस्व। अब सांस्कृतिक वर्चस्व बहुत ये एक अलग किस्म का वर्चस्व है। सैन्य वर्चस्व हो गया, ढांचागत वर्चस्व, ये सब थोपा जा सकता है, यानी कि आप जोर जबरदस्ती के द्वारा सैन्य का इस्तेमाल करके आप जो है, आपको पता है अमेरिका ने किस तरह के 4 ऑपरेशन चलाए, सैन्य इस्तेमाल किया, जोर जबरदस्ती के द्वारा उसने इस्तेमाल किया। ढांचागत इस्तेमाल भी जोर जबरदस्ती के द्वारा किया जा सकता है, जैसे IMF ने जो है हमें 1991 में लोन देने के बदले ये फोर्सफुली ये कहा कि आप लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, यानी निजीकरण को, उदारीकरण को और वैश्वीकरण को अपनाएं। तो फोर्सली था, ठीक है। लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व जो है वो फोर्सली नहीं हो सकता, सहमति के हिसाब से हो सकता है। आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप, संस्कृति का मतलब यहाँ पे किस चीज, संस्कृति का मतलब समझते हैं आप? संस्कृति का मतलब ये है कि पूजा पाठ आप कैसे करते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका पहनावा कैसा है ना, आप किस तरह से जश्न मनाते हैं, ये सब संस्कृति का हिस्सा होता है। तो सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व किसी का स्थापित हो जाए, जरा सोच के देखिए। कहने का मतलब ये है कि कोई एक देश ऐसा आ जाए जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया पे छा जाए, तो वो सांस्कृतिक वर्चस्व हो जाएगा, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये देखिए, आप किसी को आप जबरदस्ती क्या कह सकते हैं कि आप अपने बर्थडे के दिन पूरी सब्जी ना बना के बर्गर खाइए, ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ऐसी एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ेगी, इस तरह की उसकी जो है गिनाया जाएगा कि आपको कि अगर आपको अच्छे से बर्थडे पार्टी मनानी है तो आपको पिज़्ज़ा और बर्गर खाना ही चाहिए, है ना। ऐड भी आपको इस तरह से आता है कि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो बर्थडे पे बर्गर खिलाता है, डोमिनोज लेके जाता है। तो ये सब एक तरीका होता है कि आपको किस तरह से वर्चस्व के दायरे में, वर्चस्व की छांव में, उस छाते के नीचे लाया जाए, ठीक है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व से आप ये जरूर समझिए कि ये सैन्य और ढांचागत वर्चस्व से अलग है। सांस्कृतिक वर्चस्व जो है उसका अर्थ ये होगा कि जोर जबरदस्ती, एक मिनट, ये जबरदस्ती थोड़ा जबरदस्ती, एक मिनट आप रुकिए। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की जगह आपसे क्या करेगा, वो सहमति गढ़ेगा। सहमति गढ़ेगा मतलब सहमति के द्वारा आपसे बात मनवाई जाएगी, आपको मनाया जाएगा, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि यही अच्छी चीज है, तो आप उसके चंगुल में फंसेंगे। ना कि जोर जबरदस्ती आके आपको थोपा जाएगा कि आप नहीं, आप पेप्सी पीजिए, आप नारियल पानी ना पीजिए, आप पेप्सी पीजिए। लेकिन नहीं, आपको मनाया जाएगा। एक अलग तरीके का ये वर्चस्व है, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विचारधारा के आधार पर किसी एक का ही दबदबा हो, किसी एक वर्ग का, किसी एक देश का दबदबा हो, तो हम कहेंगे कि इसका सांस्कृतिक वर्चस्व है। अच्छा, किसका वर्चस्व है इन तीनों मामले में आज के समय पे? तो भाई एक ही आवाज निकलेगी हमारे मुंह से, वो है अमेरिका। अमेरिका का वर्चस्व सामाजिक रूप से, आप सभी चाहते हैं कि आपके शहर अमेरिका के जैसे हो, आप सभी चाहते हैं कि आपका रहन सहन भी अमेरिका के जैसे हो, है ना, सभी चाहते हैं। इसमें राजनीतिक आधार पे आप देखिए कि जो दुनिया में जो मॉडल चल रहा है राजनीति का, उस पूरा का पूरा क्या है, उदारवादी है, लोकतंत्रात्मक है। सभी को जो है पॉलिटिकल राइट्स चाहिए जो अमेरिका में दिए जाते हैं। ये सब अमेरिका की बात है, जो हम कहते हैं कि एक सिविल सोसाइटी बननी चाहिए, एक नागरिक समाज बनना चाहिए जो अमेरिका की तरह हो। विचारधारा के आधार पर आपको पता है कि पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा सब अमेरिका की है। तो इन सब चीज, और 1991 के बाद जब सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, जब वो बिखर गया, तो
साम्यवाद की जगह पे पूंजीवाद ने पूरी तरह से अपना वर्चस्व फैला लिया। तो वो जो विचारधारात्मक वर्चस्व है वो सांस्कृतिक वर्चस्व का एक पार्ट है, पूरी दुनिया ने उसे माना कि ये जीत गया है। ठीक, अच्छा आगे, अमेरिकी विचारधारा पूंजीवादी और नवविचारवादी विचारधारा जो है वो पूरी दुनिया पर हावी हो चुकी है। ये अमेरिकी वर्चस्व का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमेरिकी वेशभूषा लुभावनी है, पूरी ही दुनिया में उसे अपनाया जा। अच्छा, नीली जीन्स का जिक्र है आपके किताब में। नीली जीन्स का और एक किस्सा भी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नीली जीन्स का जो, एक मिनट, नीली जीन्स का जो किस्सा इसमें है कि आप अब देखिए कि नीली जीन्स पूरी दुनिया में, कहने का मतलब है जीन्स जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह से अपना वर्चस्व फैला चुकी है और सभी को जीन्स पसंद है, सभी जीन्स पहनना चाहते हैं, है ना। तो ये जीन्स की जो कहानी इसके अंदर दी हुई है कि जो आपका अच्छे जीवन की जो एक प्रकृति होती है, लोग का जो मानना है कि एक अच्छा जीवन क्या है, तो सब कहते हैं कि जैसा अमेरिका में लोग जी रहे हैं जीवन, वो एक अच्छा जीवन है। तो अमेरिका की जीवन शैली को लोग जो है बहुत अच्छा मान चुके हैं और वो सब उसको अपनाना चाहते हैं। तो इस तरह से उसका सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित हुआ है। बाकी जो आप नीली जीन्स वाला जो किस्सा है जिसमें वो आंद्रेई के जो माता पिता हैं वो ये कहते हैं कि हमें सुबह सन में जीन्स नहीं पहनने दिया जाता है, और अमेरिका हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जीन्स पहनते हैं, चोर बाजार से हम लोग जीन्स अपने ज़माने में सोवे सन में खरीद के लाते थे और वहाँ चुपके चुपके पहनते थे। तो कहते थे ऐसी क्या ज़रूरत थी आपको, तो कहते वो उनका जवाब ये होता था कि जीन्स जो है वो आज़ादी का प्रतीक है। तो ये सब आज़ादी का प्रतीक का मतलब ये है कि अमेरिका एक फ्रीडम देने वाला देश है जो अपने नागरिकों को बहुत आज़ादी देता है। तो वो एक जीवन शैली बन जाती है, सब लोग चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिले, और जीन्स जो है वो आज़ादी का एक प्रतीक बन चुकी थी। तो ये सब सांस्कृतिक वर्चस्व के ही नजर, आप देखिए कि पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड जो है के आउटलेट्स हैं। अब आप ये देखिए कि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में एक ही तरह का बर्गर बेचता है, पिज्ज़ा हट एक ही तरह का जो है, डोमिनोज एक ही तरह का पिज्ज़ा बेचता है, बर्गर बेचता है मैकडोनल्ड, लेकिन फिर भी उसका सेम बिकता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तब भी आपको सेम ही बर्गर मिलेगा, आप अमेरिका चले जाइए तो भी, और आप दिल्ली के किसी आउटलेट में खाइए तो भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन आपको वो पसंद है। यही सांस्कृतिक वर्चस्व का एक नज़रिया होता है। तो इस आधार पे आपको ये आंसर लिखना है, और ये 3 तरह से देखे जाते हैं, सैन्य, ढांचागत और सांस्कृतिक। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है सोनू निगम। बाकी आप एक अच्छा आप हैं तो ये ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर है और आप इसे घर पे सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद।